गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आज आपको हिंदी आमोदनी की बुक से, ये देखिए आमोदनी की बुक है ये हमारी, इस बुक से मैं आज आपको लेसन नंबर 15 कराऊंगी। स्टूडेंट्स, 14 चैप्टर्स हमारे पिछली वीडियोस में कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम इस वीडियो में लेसन 15 दुख का अधिकार पढ़ेंगे, जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। बहुत ही अच्छी शिक्षा मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें दी है। बच्चों, वो कहना चाह रहे हैं इस कहानी में कि ये जो हमारी पोशाक है, कहते हैं कि स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं कि स्तर, एक इंसान का ऊंचा स्तर, उच्च स्तर जो होता है, लिंग स्टैंडर्ड पोशाक जो है, ये कभी कभी हमारे आड़े आती है। किस चीज में? कि हम गरीबों से उनका दुख नहीं बांट पाते। तो इस कहानी के माध्यम से यही उन्होंने समझाया है कि एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी पोशाक पहनी हुई है, सूट बूट में है, वो बहुत अच्छे से कोट पैंट टाई वगैरह लगाए हुए हैं, और एक महिला को देखते हैं जो बहुत गरीब है, जो सड़क पर फुटपाथ पर खरबूजे बेच रही है बैठी हुई। तो वो उस पोशाक की वजह से उस महिला से उसके दुख का कारण नहीं पूछ पा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में है कि लोग क्या कहेंगे कि ये इतना अच्छा हाई स्टैंडर्ड वाला इंसान एक इस गरीब महिला के पास बैठकर उससे क्यों बातें कर रहा है। इस तरह की कोई परेशानी है। अर्थात लेखक ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये दुख का जो मतलब ये जो हमारी पोशाक है, ये वर्गीकरण कर देती है हमारा ऊंचे और नीचे का, उच्च स्तर का और निम्न स्तर का। ठीक है, तो ये आड़े आती है। कभी कभी जो है हमें इससे परेशानी होती है हमारे सामाजिक स्तर में। ठीक है, तो ये हम कहानी पढ़ते हैं। चलिए देखिए, कहानी में स्टार्ट कर रही हूँ। लेसन नंबर 15। समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करने वाले कारणों में से एक कारण पोशाक भी है। वही जो मैंने आपको समझाया कि समाज में दर्जा अर्थात स्टैंडर्ड जो है वो निश्चित करने के लिए पोशाक भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। तो बच्चों, ये कहना चाह रहे हैं लेखक कि कभी कभी तो इस पोशाक की वजह से हम, चाहे हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हमारी ड्रेसिंग सेंस हमारा बहुत स्टैंडर्ड का है, तो हम ना चाहते हुए भी ऐसी जगह पर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, कि जहां हम नहीं जा सकते, लेकिन कहीं कहीं पर हम अच्छी पोशाक की वजह से शर्म महसूस करते हैं निम्न स्तर के लोगों से बात करने में। तो ये यहाँ लेखक कहना चाह रहे हैं। जिस प्रकार वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। अब यहाँ लेखक वो बात बता रहे हैं कि किस कारण से, कैसे ये हमारी पोशाक हमारे आड़े आती है। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की स्त्री बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे कैसे बढ़ता। अर्थात एक महिला थी जो बहुत गरीब थी। वो सड़क के फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में लेकर रखे थे और कुछ जमीन पर पड़े हुए थे और उन्हें बेच रही थी। लेकिन उन खरबूजों को लेने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। कैसे बढ़ता, क्या कारण था? अब ये देखिए कि खरबूजों को बेचने वाली कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। जो महिला वो खरबूजे बेच रही थी, वो महिला घुटनों के बीच में अपने सिर को रखकर फूट फूट कर रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी। लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे, और जो वहां पर चारों तरफ लोग खड़े हुए थे वो उसके बारे में बातें कर रहे थे, उस स्त्री के कि ये क्या कारण है, क्यों रो रही है और ये कैसे खरबूजे बेच रही है, वो सब बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, मतलब दुख हुआ कि ये स्त्री रो रही है और लोग यहाँ खड़े हुए बातें कर रहे हैं। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? वो जो रो रही थी तो उसका वो पूछना, मतलब मालूम करना चाह रहा था कि ये क्यों रो रही है। ठीक है, और वो कैसे पूछे, क्योंकि उसने बहुत बढ़िया सूट वूट पहना हुआ था। ठीक है, तो वो ये सोच रहा था कि इससे कैसे पूछा जाए। मैं एक ठहरा ऊंचे स्टैंडर्ड वाला और ये बेचारी फुटपाथ पर बेचकर खरबूजे बेच रही है, तो मैं पूछूंगा इससे, तो लोग सोचेंगे ये भला क्यों इससे पूछ रहा है, क्यों बोल रहा है इससे, है ना। उपाय क्या था, कैसे पूछा जाए उससे? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। अर्थात उससे उसका दुख का कारण पूछने में मेरी पोशाक, लेखक कह रहा है यहाँ कि मेरी पोशाक जो है, मेरी ड्रेस जो है, वो व्यवधान अर्थात बाधा बन गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और वह बेहया
लगाकर बैठी है। अर्थात कोई व्यक्ति वहां खड़ा था, उसने कहा कि देखिए कैसी बेशर्म है, कैसी बेहया है कि जवान बेटा इसका मर गया है और पूरा दिन भी अभी नहीं हुआ और ये यहाँ खरबूजे बेचने आ गई। दूसरे साहिब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। अर्थात इन लोगों की नीयत नहीं है। देखिए कि आज मरे हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और ये लोग खरबूजे बेचने के लिए चल दी यहाँ से। तो भगवान को भी मतलब अल्लाह को भी जो कह रहा है वो व्यक्ति, कि उसको भी बुरा लगता है कि देखिए आज मरे हुए एक दिन नहीं हुआ और ये अपनी व्यापार करने के लिए, खरबूजे बेचने के लिए यहाँ बैठ गई। सामने के फुटपाथ पर एक आदमी ने दिया सलाई से की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अर्थात एक और व्यक्ति ने कमेंट पास किया, व्यंग किया कि इनके लिए क्या है, कोई इनके लिए मायने नहीं रखता, कोई रिश्ता इनके लिए मायने रखता, चाहे वो बेटा बेटी हो, पति पत्नी, कोई भी इनके लिए रिश्ता मायने नहीं रखता। ये लोग क्या सिर्फ रोटी के लिए जीते हैं कि इनको दो वक्त की रोटी चाहिए। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, क्योंकि देखो बच्चों, बात बनाने वाले बहुत होते हैं समाज में, लेकिन उसके दुख को दूर करने वाला बहुत कम इंसान मिलते हैं। ठीक है, किसी के दुख को कम करने वाले इंसान बहुत कम मिलते हैं, सिंपैथी रखने वाले। लेकिन बात बनाने के लिए, व्यंग करने के लिए, कमेंट पास करने के लिए हमारे समाज में हमें चारों तरफ दिखाई देंगे लोग, लेकिन किसी की मुसीबत में, किसके दुख में काम आने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसा ही यहाँ कुछ हुआ। वो बेचारी महिला जिसका बेटा मरे हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था, वो बेचारी अपने पोती, उसके पोती पोते थे छोटे छोटे, बहुत ही विधवा घर में, तो उनको रोटी खिलाने के लिए, क्योंकि और कोई आमदनी का साधन नहीं था, एक बेटा था वो भी मर चुका था, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें, तो उसको बच्चों को खिलाने के लिए उसे पैसे तो चाहिए थे। तो इसीलिए वो महिला बेचारी अपने बेटे के दुख को भूल कर, अपने सीने में दबाकर उसके दुख को वो खरबूजे बेचने आई थी। तो लोग उसकी मदद नहीं कर रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, तेरा बेटा मर गया तो ले, कुछ हम तेरी मदद करते हैं, तू हमें मत देना वापस, बल्कि क्या कर रहे थे, उसके बारे में बातें बना रहे थे। तो यहाँ सामाजिक एक बुराई दिखाई है लेखक ने कि देखिए समाज के लोग तो हर कंडीशन में कहते हैं, ठीक है, और बुराई करने के लिए बहुत ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन भलाई करने के लिए तुम्हें कोई भी अपने पास आता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ लेखक ने कहा है। तो एक दुकान थी परचून की, वहां लाला जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी अपना कमेंट पास किया, व्यंग किया, अरे भाई इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, और यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गए। 13 दिन का सूतक अर्थात जब कोई मर जाता है तो बच्चों 13 दिन तक, कहते हैं 13वीं होती है, उस दिन तक शोक मनाया जाता है। ठीक है, उनके घर का कोई पानी वानी भी नहीं पीता जिसके घर मृत्यु होती है। तो वो लाला जी ये कह रहे हैं दुकान पर बैठे हुए कि देखिए भले ही इसे अपनी चिंता ना हो, लेकिन जो लोग इसके खरबूजे खरीदेंगे उन्हें तो कम से कम डर है, क्योंकि इसके घर सूतक लगा हुआ है 13 दिन का, अभी 13वीं नहीं हुई इसके बेटे की, तो इसे कम से कम दूसरों के बारे में तो सोचना चाहिए। किसी को क्या मालूम कि इसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्योंकि हमारे समाज में कहा जाता है कि 13 दिन तक उसके घर का पानी भी नहीं पीना जिसके घर मृत्यु हुई है। तो और ये खरबूजे बेच रही है, तो सारा ईमान धर्म नष्ट हो जाता है उस व्यक्ति के अनुसार जो दुकान पर बैठा है। और अंधेर है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि उसका कोई 23 वर्ष का जवान लड़का घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। मीन्स जब उसे पता चला कि लेखक ने पता करना चाहा कि भाई क्यों रो रही है, क्या हुआ, तो आस पड़ोस में ऐसे ही बातों में पता चला कि जो है उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था और अब घर में उसके पोता पोती हैं, जवान लड़के की उसके मृत्यु हो गई है। कैसे कि लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह चलाता था। कछियारी का मतलब होता है बच्चों कि जैसे किसी की जमीन पर हम खेती कर लें, यानी कि उसकी जमीन संभालने का काम मजदूरों लोगों के, कि खेती बाड़ी, जैसे थोड़ी सी जमीन हुई और हमने उसकी खेती उस जमीन पर खेती की, देखभाल की, उसमें से कुछ हमें मिल गया, कुछ हमने मालिक को दे दिया। तो इस तरह से खेती बाड़ी करता था बेचारा। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। तो वहां वो खरबूजे की उसने खेती की हुई थी। अब क्या था कि कभी तो वो लड़का बेचारा खुद खेती करने खुद खरबूजे लाकर बेचता था, कभी अगर उसे फुर्सत नहीं होती थी तो कभी वो उसकी माँ बेच लेती थी खरबूजों को। अब क्या हुआ, लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे
बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। अर्थात वो सुबह सुबह, परसों का समय बताया है यहाँ लेखक ने, कि खरबूजे तोड़ने गया था बेल से। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। अर्थात खेतों में तो सांप होते ही हैं, तो वहां पर कोई सांप बैठा होगा, उस पर उस लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई, क्योंकि एक ही बेटा था। वो माँ बेचारी पागल हो गई अपने बेटे के वियोग में कि अरे सांप ने काट लिया। तो ओझा यानी कि वो सांप का जहर उतारने वाले लोग होते हैं, उनको ओझा बोलते हैं। वो झाड़ फूक करके, मंत्र फूक के उसका जहर उतारते हैं। झाड़ फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। भगवाना अर्थात उसका बेटा। दान दक्षिणा देने में बहुत सारा पैसा लग गया उसको। उसने ओझा जो आया था उसको दक्षिणा दी, और सामान आया कुछ, उसमें उसका पैसा लग गया, लेकिन उसका बेटा बेचारा वो नहीं बचा। सांप के विष से उसका सारा बदन नीला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। अर्थात जब मृत शरीर उठाया जाता है घर से, तो उसको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो यहाँ लेखक फिर कह रहा है इस बात को, सामाजिक बुराई को दिखा रहा है कि देखिए, हम जिंदा लोग नंगे रह लें, हमें कपड़े मिले ना मिले, लेकिन एक जो मृत शरीर होता है, डेड बॉडी होती है, उसको विदा करते समय घर से, यानी कि अंतिम संस्कार के लिए जब लेकर जाते हैं, तो उसको नए वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। तो उसके लिए वो भी मंगाए उस बुढ़िया ने बेचारी ने। उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसकी माँ के हाथों की छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। अर्थात उसके माँ के पास जो भी था वो सब कुछ भले ही बिक गया, लेकिन उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूना भूसी था उसे विदा करने में चली गई। अर्थात जो भी घर में आटा वाटा था थोड़ा बहुत, वो दान दक्षिणा देने में लग गई, या मृत्यु के बाद भी थोड़ा बहुत जो खर्च होता है उसमें लग गया। बाप नहीं रहा तो क्या, बच्चे सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि देखिए, घर में भले ही मृत्यु हो जाए, लेकिन छोटे बच्चों को इस चीज से कोई सरोकार नहीं होता। उन्हें तो बेचारे बच्चों को खाना देना ही है, उनका तो पेट भरना ही है। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी कौन उधार देता। अर्थात अब जो है वो बहू, उसकी बेटों को उसने खरबूजे खिला दिए, पोती पोते जो थे वो, और लेकिन बहू को उसकी बुखार हो रहा था बहुत तेज। लेकिन अब दवाई कौन दे, बिना पैसों के तो कोई दवाई भी नहीं देने वाला था। तो वो बेचारी जो है, उसने सोचा था खरबूजे बेचकर जो 2-4 पैसे मिलेंगे उससे जो है मैं दवाई ले आऊंगी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। अर्थात वो बेचारी खरबूजे बेचने के लिए उसने सोचा कि मुझे चलो खरबूजे बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो मैं अपनी बहू की दवाई लेकर आऊंगी। लेकिन सोचकर तो आई थी कि वो खरबूजे बेचेगी, लेकिन उससे वहां बैठा नहीं गया। वो बेचारी फूट फूट कर रो रही थी अपने बेटे को याद करके, क्योंकि अभी उसके बेटे की मृत्यु को एक दिन भी नहीं हुआ था। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। यानी कि वो अब यहाँ लेखक भगवान को कह रहा है कि देखिए, हे ईश्वर, तेरी कैसी माया है कि जिस माँ का बेटा एक दिन हुआ है अभी मृत्यु हुए हुए, और वो आज अपने परिवार को पालने के लिए यहाँ बैठकर खरबूजे बेच रही है। तो ये कैसी ईश्वर की माया है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक को एक और घटना याद आती है उसी से रिलेटेड। जब उसने उस स्त्री को देखा तो अब उसे अपने पड़ोस की में घटी ये घटना याद आ गई कि वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से ना उठ सकी। अर्थात दुख तो दुख होता है, इसमें दिखाया है कि भले ही वो गरीब का दुख था, लेकिन जो दुख अब लेखक को याद आया उस महिला की वजह से, जो खरबूजे बेच रही थी, उसकी वजह से जो दुख उसको याद आया अपने पड़ोस का, वो तो एक संभ्रांत महिला थी। पैसे से वो लोग संपन्न थे, उन्हें कोई किसी तरह की कमी नहीं थी, लेकिन दुख बराबर होता है बेटे का। जिसका भी कोई मृत्यु हो जाती है परिवार के संबंधी का, दुख सबको बराबर होता है। तो यहाँ अब एक संभ्रांत महिला का लेखक ने वर्णन किया है कि उसके भी बेटे की मृत्यु हो गई थी। तो बेटे की पुत्र की मृत्यु के बाद वो 2.5 मास यानी कि 2.5 महीने तक वो बिस्तर से नहीं उठी थी। 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी। अर्थात जैसे ही होश आता
तो उसे जो है वो थोड़ा बहुत होश करने की कोशिश भी करती, आंखें खोलने की कोशिश भी करती, लेकिन अपने पुत्र की याद में उसको फिर मूर्छा यानी कि फिर से वो बेहोश हो जाती थी। और मूर्छा ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुकते थे, और कभी कभी बेहोश नहीं भी होती थी तो उसकी आंखों में आंसू ही चलते रहते थे। दो दो डॉक्टर हर समय सिरहाने बैठे रहते थे, क्योंकि पैसा था, संभ्रांत महिला थी, संपन्न परिवार से थी, पैसे वाले लोग थे, तो दो दो डॉक्टर उसके यहाँ हर समय उसके सिरहाने बैठे रहते थे उसके इलाज के लिए। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उसके पुत्र शोक से द्रवित होते थे, अर्थात जो भी उसके दुख को देखता वो भी दुखी हो जाता था उस महिला के दुख से। तो यहाँ बच्चों लेखक ने एक गरीब और एक अमीर के दुख को भी जो है वो कंपेयर किया है, क्या कि दुख किसी का कम नहीं होता, चाहे वो अमीर का दुख हो या गरीब का दुख हो। माँ माँ होती है, एक गरीब माँ के लिए भी बेटे का उतना ही दुख है और एक अमीर माँ के लिए भी पुत्र का उतना ही दुख है। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं, अर्थात जब उस लेखक अपने लिए कह रहा है कि जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया कि उस महिला से कैसे बात करे, कैसे उसकी मदद करे, कैसे उसका कारण दुख का उसके पास जाकर उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करे, उसी हाल में कदम तेज हो जाते हैं, यानी कि अर्थात वो तेज तेज चलने लगा। उसी हाल में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था, अर्थात मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और मैं अपने मन से दुखी परेशान होकर मैं बस चलता चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, अर्थात शोक करने के लिए भी सहूलियत चाहिए, यानी कि हमें दुख करने के लिए मृत्यु पर पैसा होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ है कि और हमें दुख मनाने का अधिकार भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शायद उस गरीब महिला को दुख मनाने का अधिकार भी नहीं था, क्योंकि पुत्र की मृत्यु के एक दिन बाद ही वह महिला उसके जो खरबूजे थे वो बेचने के लिए आ गई थी, क्योंकि उसे अपने पोती पोते के और बहू के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। तो यहाँ लेखक ने जो वर्णन किया है एक वर्गीकरण का कि दुख जो है वो अमीर और गरीब का नहीं होता, दुख बराबर होता है सबका। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी जो है कहानी समझ में आ गई होगी। और बच्चों साथ ही साथ लेखक यहाँ यह भी कहना चाह रहा है कि हमें किसी भी दुखी मनुष्य के प्रति मदद का इरादा रखना चाहिए, है ना, उसकी तरफ सहायता के हाथ बढ़ाने चाहिए, ना कि उसके दुख पर व्यंग करना चाहिए। ठीक है, जैसा यहाँ सामाजिक बुराई दिखाई है एक लेखक ने इसी माध्यम से कि लोग बाग बुराई करने के लिए तो खड़े हो जाते हैं लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। ठीक है, तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे कि हमें किसी जितना भी हम कर सकते हैं हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उसके दुख में उसका मजाक उड़ाना चाहिए, उस पर व्यंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और बच्चों शब्दार्थ आप याद करते रहें। मैं सबसे कह रही हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि सभी लोग लाइव क्लास को अटेंड करें, क्योंकि रिवीजन वहां मैं शब्दार्थ हैं आपके और एक्सरसाइज वगैरह हैं वो डेली आपसे सुन रही हूँ जब भी आपका पीरियड होता है। तो उसमें क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और ये भी आज आपका यहाँ हिंदी आमोदनी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, लेसन 15 कंप्लीट हो गए हैं हमारे जो हमारे एनुअल एग्जाम का सिलेबस है। तो अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ। ये देखिए बच्चों, ये हमारी इसी लेसन की सेकंड एक्सरसाइज है कि सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। ये हमारे रिक्त स्थान है, यहाँ हमको भरना है। मैंने इसमें फिल कर दिए, आप इसमें से देखकर अपनी बुक को फिल कर सकते हैं। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। सेकंड है, लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। थर्ड वन, घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। फिर है, लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। नेक्स्ट एंड लास्ट, सांप के विष से उसका सारा बदन नीला पड़ गया था। तो ये हमारे फिलअप्स हैं बच्चों, ये आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ ऑप्शनल है, ये आपके MCQ जिसे कहते हैं। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन करेक्ट करके उसको टिक करना है। मनुष्यों की डैश उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। क्या बांट देती है उसको विभिन्न श्रेणियों में? बातें, भाषाएं या पोशाकें। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा पोशाकें। ये देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर है पोशाकें। नेक्स्ट वन, पेज नंबर 118। ये देखिए, सेकंड वन इज, खरबूजों के समीप एक डैश बैठी रो रही थी। कौन बैठी रो रही थी? युवती, बच्ची या वृद्धा। तो उसे हम वृद्धा ही कहेंगे यहाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वृद्धा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज,
लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर को बुला लाई। किसको बुला लाई बच्चों? वो किसको बुलाकर लाई थी? डॉक्टर को, हकीम को या ओझा को? तो लेसन के अकॉर्डिंग वह किसे बुलाकर लाई थी? ओझा को। ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट वन इज भगवाना बेलों में से पके चुन रहा था। क्या चुन रहा था? अंगूर, तरबूज या खरबूजे? तो लेसन के अकॉर्डिंग हमारा खरबूजे ऑप्शन सही है। खरबूजे ऑप्शन को हम इसमें टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए एक्सरसाइज हमारी, यहाँ तीनों इसी लाइन में लास्ट वाले ही करेक्ट हैं। ठीक, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की स्त्री बैठी रो रही थी। बिल्कुल सही वाक्य है, ये टिक कर दिया है हमने इसको। सेकंड वन इज लोग प्रशंसा पूर्वक उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। बिल्कुल ये प्रशंसा पूर्वक नहीं, घृणा पूर्वक बातें कर रहे थे यहाँ, तो ये हमारा गलत वाक्य है, हमने इसको रॉन्ग कर दिया यहाँ। फिर है लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। बिल्कुल सही वाक्य है ये, क्योंकि ओझा को ही बुलाकर लाई थी, ये हमने इसको टिक कर दिया है यहाँ। नेक्स्ट वन इज भगवाना परलोक चला गया। सही है ये बिल्कुल, क्योंकि भगवाना परलोक सिधार गया था। बुढ़िया के सारे खरबूजे जल्दी ही बिक गए। नहीं, क्योंकि वो खरबूजों को लेकर बैठी थी और उसके खरबूजे कोई भी खरीद नहीं रहा था, तो ये हमारा गलत वाक्य है। फिर है ये देख लीजिए हमारे निम्नलिखित वाक्यों के प्रयोग से, निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। बच्चों लाइव क्लास में मैंने ये थोड़े डिफरेंट हैं सेंटेंस, ये वाले सेंटेंस नहीं है क्योंकि उसमें बच्चों ने खुद ही बनाए थे, लेकिन मैंने आपको ये बनाए हैं। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं और चाहे अपनी इच्छा से भी आप वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यही वाक्य लिखेंगे, आप अपनी इच्छा से भी वाक्य लिख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये वाक्य दिए गए हैं इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अनेक एक, जमीन आसमान, घृणा प्रेम, अधिकार अनधिकार, धर्म अधर्म, जवान बूढ़ा, मृत्यु जीवन भी आ सकता है, जन्म भी आ सकता है। वैसे जन्म के साथ मरण आता है और मृत्यु के साथ जीवन आता है, जीवन मृत्यु जन्म मरण। तो ये बच्चों मृत्यु का जीवन ही ज्यादा सही ऑप्शन है। ये मैंने कभी लिख दिया है कि जिससे कभी कभी याद नहीं आता तो आप चल जाता है। नया पुराना। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। बेशर्म निर्लज, निर्लज का समानार्थी शब्द बेशर्म होगा। सहूलियत आसानी, व्यथा दुख, संभ्रांत संपन्न। ठीक है, ये हमारे हो गए समानार्थी शब्द। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, अच्छा इसी के बचे हुए हैं ये भी देखिए। यहाँ बदन देह या शरीर, कपड़ा वसन, मूर्छा बेहोश या अचेत, वियोग दुख है, इसका बिछोह है और विरह है। ये इसके 3 पर्यायवाची मैंने यहाँ लिखे हैं, कोई सा भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, दुख बिछोह या विरह, वैसे इसका प्रॉपर जो है वो विरह है। ठीक है, कभी कभी नहीं याद आने पर हम ये लिख सकते हैं। फिर आता है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। बुढ़िया बूढ़ा, आदमी औरत, बेटा बेटी, स्त्री पुरुष, माता पिता, नाग नागिन। तो ये हमारे इसके लिंग बदलकर हमने यहाँ लिखे। अब ये एक्सरसाइज है हमारी, गरीब लोगों की दुर्दशा की ओर ध्यान खींचते हुए विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ पर एक विज्ञापन बनाना है आपको, जिसमें आप बना सकते हैं कोई गरीब बैठा हुआ है और कोई व्यक्ति उसको वो मांग रहा है कुछ और वो नहीं दे रहा है, कोई भी जो संभ्रांत व्यक्ति है वहां से गुजरता हुआ, ऐसे कुछ आप बना लीजिए उसमें विज्ञापन। ये आपकी इच्छा है, कैसे भी आप बना सकते हैं। अब ये हमारे मौखिक क्वेश्चन है। व्यक्ति की पहचान उसकी पोशाक द्वारा क्यों की जाती है? क्योंकि पोशाक से उसका दर्जा निश्चित होता है, क्योंकि पोशाक से उसका दर्जा निश्चित होता है। ठीक है, फिर आता है खरबूजे बिक्री के लिए रखे थे पर फिर भी क्यों नहीं खरीद रहा था कोई? क्यों? क्योंकि उस महिला के घर में सूतक लगा हुआ था। ठीक है, इसलिए कोई भी उसके खरबूजे नहीं खरीद रहा था। अधेड़ उम्र की औरत को क्या दुख हुआ? तो क्या दुख हुआ था उसको? कि उसका बेटा सांप के काटने के कारण मर गया था। ठीक है, ये दुख था उस औरत को। अब ये हमारे इसके एक्सरसाइज और मौखिक क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको इसकी रिटन क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूं बच्चों, आप कॉपी में उसको कर सकते हैं। ये देखिए यहां हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोशाक मनुष्य की श्रेणी का वर्गीकरण किस प्रकार कर देती है? तो इसका आंसर बच्चों इसी बुक में है, मैं आपको टिक करके बता रही हूँ। देखिए लेसन के स्टार्टिंग में आ जाइए। यहाँ मैंने जो लाइव क्लास में कराया है वो पहले आपको क्वेश्चन का पार्ट लेना है यहाँ से,
कि पोशाक मनुष्य की श्रेणी का वर्गीकरण इस किसको काट करके, किसको यहां से हम काट देंगे और यहां लिख देंगे इस प्रकार कर देती है कि, अब हम यहां लिखेंगे की आंसर में, और इसके बाद हमारा ये यहां से हो जाएगा इसका आंसर। ये देख लीजिए कि वह हमारे लिए अनेक दरवाजे, बंद दरवाजे खोल देती है। ये देखिए यहां लिखा है कि वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। तो ये हमारा यहां तक इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 1 है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 1 है। अब हमारा आंसर नंबर 2 मैं आपको दे रही हूं कॉपी में, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन है कि पोशाक से दुख की अभिव्यक्ति में किस प्रकार बाधा पहुंचती है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, पोशाक से दुख की अभिव्यक्ति में बाधा इस प्रकार पहुंचती है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छी पोशाक पहने हैं तो वह गरीब के पास बैठकर उसका दुख बांटने में संकोच का अनुभव करता है। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, खरबूजे खरीदने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा था। तो देखिए ये यहाँ लिखा है थर्ड आंसर, खरबूजे खरीदने के लिए कोई आगे इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि बेटे की मृत्यु के कारण उसके घर में सूतक लगा हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खरबूजे बेचने वाली महिला के घर में क्या दुर्घटना घटी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा देखिए आप, ये लिखा हुआ है खरबूजे बेचने वाली महिला के घर में क्या दुर्घटना घटी। तो इसका आंसर देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये कि खरबूजे बेचने वाली महिला के घर में यह दुर्घटना घटी या यह घटना घटी कि उसका 23-24 वर्ष का बेटा सांप के काटने के कारण मर गया। इसे आप यहाँ दुर्घटना कर लेंगे, दुर्घटना। यह दुर्घटना घटी कि उसका 23-24 वर्ष का बेटा सांप के काटने के कारण मर गया। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक को सधेड़ स्त्री की व्यथा देखकर क्या याद आया। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा, लेखक को सधेड़ स्त्री की व्यथा देखकर अपने पड़ोस में घटी घटना याद आई जिसमें एक पुत्र की मृत्यु से दुखी माता 2.5 मास तक पलंग से ना उठ सकी थी और शहर भर के लोग उसके पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह से मैंने बच्चों आपको सारे क्वेश्चन आंसर इसके दे दिए हैं, देख लीजिए, और आप ये कॉपी में लिख सकते हैं। और ये हमारा चैप्टर नंबर आज 15 कंप्लीट हो गया यहाँ। ठीक है, लेसन नंबर 15 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारा सिलेबस भी हिंदी आमोदनी का कंप्लीट हो गया है बच्चों। धन्यवाद।